भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियां, रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग। रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन बैंकिंग। भारतीय बैंकिंग की आधुनिक प्रवृत्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसा खाका निकल करके आता है, एक ऐसा चित्रण निकल करके आता है कि भारतीय बैंकिंग की पूर्व स्थिति और वर्तमान पोजीशन, और वर्तमान पोजीशन में भी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से व्यवस्थाएं आगे बढ़ रही हैं। इस बारे में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर, प्रेजेंट कमीशन के मेंबर, उपाध्यक्ष डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि हिंदुस्तान के जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज का ट्रेंड है वो कस्टमर्स के प्रति उदारवादी, राष्ट्र की उन्नति के लिए आदर्शवादी, लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए उत्तम और अर्थव्यवस्था का चहुमुखी विकास करने के लिए अपने आप में कारगर और एक अच्छा कदम है, जो पूरे राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, उन्नति प्रदान करता है, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाता है और जो उद्देश्य लिए लेकर के सरकार चल रही है उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। ऐसा उनका एक विचार था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। इसी विचार के बारे में अपन विचार विमर्श करते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो इंडियन बैंकिंग जो ट्रेंड है, ये हमारा जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति का मतलब किस तरफ हम बढ़ रहे हैं, किस तरफ हमारा बैंकिंग इंडस्ट्रीज आगे जा रहा है, कैसी इसकी स्थिति है। तो देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्रीज में खास करके जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इंडियन जो बैंकिंग है वो पहले प्राइवेट सेक्टर में था। हम सभी को इस बात की जानकारी है। पहले हमारे यहाँ जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट सेक्टर की थी। फिर हमने 35 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में विचार किया। फिर हमने 1949 में रेगुलेशन एक्ट बनाया और फिर उसके पश्चात में धीरे धीरे हमने ये विचार किया कि बैंक जो है वो लोगों के कल्याणकारी सेवाओं में सहयोग प्रदान करने की संस्था है, न कि पूंजीवादी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए या पूंजीपतियों को अपने स्वार्थ के लिए पूरा करने के लिए या किसी विशेष कंपनी और कॉरपोरेशन के लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज नहीं होना चाहिए। ऐसा एक विचार आया दिमाग में, सरकार के सामने भी आया, तत्कालीन शासनकर्ताओं के सामने भी आया और यहाँ के जो एक्सपर्ट्स थे उनके दिमाग में भी ये बात आई। तो इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी के पश्चात कुछ नए परिवर्तन, नए ट्रेंड्स देखने को मिले, कुछ नई सिस्टम देखने को मिला। और नया ट्रेंड और सिस्टम क्या था? वो ये था कि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र की तरफ बढ़े ये बैंकिंग इंडस्ट्रीज। बैंकिंग इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र की और अग्रसर हुए। पहला जो मैंने अभी आपको बताया कि निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई थी और उन निजी स्वार्थों के लिए ही इनका संचालन किया जाता था। भारत गाँव का देश है और हमारे बहुत सारे पूर्व प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी से लोगों ने कहा था कि जब तक गांव विकसित नहीं होगा, पूर्ण स्वावलंबी नहीं होगा, गांव आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर लोगों को आर्थिक साधन नहीं मिलेंगे तो आर्थिक उन्नति अगर नहीं होती है किसी राष्ट्र की, तो गांव के जनता की उन्नति होना संभव नहीं है। और अर्थ की बात जब आती है तो हम बैंक की बात करते हैं, और जब हम बैंक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो विभिन्न प्रकार के प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां
जो अब से सैकड़ों वर्षों 200, 300, 400, 500 वर्षों से चली आ रही हैं, यानी जिनको हम देसी सेठ और साहूकार कह सकते हैं, प्राइवेट कंपनी कह सकते हो, प्राइवेट बैंक कह सकते हो, तो ये एक विचार था। इस विचार को धीरे धीरे बदला गया, और बदला भी कैसे गया, ये सरकार की नीतियाँ बनाई गई कि हमें प्राइवेट सेक्टर की बैंकिंग इंडस्ट्रीज को बदलते हुए पब्लिक सेक्टर की तरफ बढ़ाना है। तो पहला जो ट्रेंड था वो ये था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विस्तार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विस्तार हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सरकारी बैंक बढ़े, चाहे वो 1969 के नेशनलाइजेशन के हो, चाहे वो 81 के नेशनलाइजेशन के पश्चात हो, चाहे वो सरकार की नीति और रीति के अनुसार हो, या यूँ कह दीजिए सरकार के द्वारा रखे गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हो। तो धीरे धीरे प्रधान बैंक की स्थापना करना, दूसरे प्रकार के सार्वजनिक बैंकों को बढ़ाना, फिर जैसे ही सार्वजनिक बैंक स्थापित किए गए वो कुछ बड़े बड़े मेट्रोज में थे, और मेट्रोज में होने के कारण से पहले तो ये मान लीजिए कि बड़े कस्बे के अलावा बैंकिंग इंडस्ट्रीज के बारे में विचार करना असंभव सी बात थी। ऐसा लगता था जैसे बैंक का मतलब ही शहर होता है। आज हम ये देखें, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ये देखने को मिला कि ग्रामीण तबके में भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं खुलने लग गई। दूसरा जो ट्रेंड हुआ वो हुआ शाखाओं का विस्तार। दूसरा ट्रेंड क्या हुआ, एक्सपांशन ऑफ ब्रांचेज, या ब्रांचेज का बढ़ना, शाखाएं बढ़ी। एक शहर में एक प्रकार का बैंक था, दूसरे प्रकार के आ गए, तीसरे प्रकार के आ गए, 10 तरह की बैंकिंग इंडस्ट्रीज आ गई, अलग अलग क्षेत्र की बैंकिंग आ गई, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक भी आ गई, और धीरे धीरे 90 के पश्चात में निजी क्षेत्र की बैंकिंग इंडस्ट्रीज भी आ रही है। लेकिन बड़ी खास बात ये रही कि सरकार की नीति रीति के अनुसार हमारे यहाँ ग्रामीण प्रदेश में, कहने का मतलब ये कि पंचायत हेडक्वार्टर पे भी आपको बैंकिंग इंडस्ट्रीज उपलब्ध होने लग गई। ये एक सौभाग्य की बात है। तो शाखा का विस्तार हुआ। आज के स्थिति को अगर हम देखें तो हमें यूँ लगता है जैसे 70-75 हज़ार शाखाएँ भारत में अलग अलग प्रकार के बैंकों की स्थापित हो चुकी हैं, जो लगभग हज़ारों की संख्या में हुआ करते थे। फिर जैसे ही बैंक बढ़े, कुछ बैंक कमज़ोर हुए, कुछ बैंक घाटे में गए, कुछ बैंकों का संगठन अच्छा नहीं रहा, कुछ बैंकों को बंद करना पड़ा, कुछ बैंकों का विलय करना पड़ा, मर्ज हो गए। जैसा ये कार्य लगातार चला आ रहा है। जैसे पिछले दिनों अगर हम उदाहरण लें तो हमारे यहाँ जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर था, इस प्रकार के 5 स्टेट बैंक थे, पटियाला भी था, महाराष्ट्र भी था, उन सबको SBI में मर्ज कर दिया। इससे पहले ओरिएंटल बैंक और ये सारे मर्ज हो गए थे। उससे पहले PNB जो है उसके साथ दूसरी इसी प्रकार से राजस्थान बैंक जो है वो मर्ज होकर के बड़ौदा ग्रामीण बैंक के नाम से और बड़ौदा बैंक के नाम से जाने गए। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज कमज़ोर थी उनको उन्नत और मजबूत बनाने के लिए विलयीकरण, मर्ज करने का कार्य सरकार के द्वारा समय समय पर लिया गया। और इस बात को लेकर के लिया गया कि अगर बैंकिंग इंडस्ट्रीज को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगी, और आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं होगी, हमारा विकास अच्छा नहीं होगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनेंगे। तो इन बातों को लेकर के इस कार्य को भी आगे बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की जो बैंकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको विस्तार किया गया। पहले बड़ी मुश्किल से यूँ प्रयत्न करते थे, तब जाकर के रिसेंट ट्रेंड में ये बात हम कर सकते हैं। पहले तो बहुत सरकार कोशिश करती थी तो एक ब्रांच या एक टाइप के जो बैंक्स हैं, एक ग्रुप जो है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज गाँव में खोलने के लिए तैयार होता। आज अगर सरकार कहती है तो सारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज तैयार है, क्योंकि उनको डिपॉजिट्स मिलने लग गए, उनकी लोनिंग होने लग गई, उनके विस्तार होने से डेवलपमेंट होने लग गया। तो गाँव और गाँव के एरिए को मजबूत बनाने के लिए हमारे यहाँ नया ट्रेंड आया, नया सिस्टम आया कि गाँव शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं भी बढ़ी, और ग्रामीण क्षेत्र की शाखाओं में इतना ज़्यादा बिजनेस हुआ
कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होने लगी, सुदृढ़ होने लगी। कहने का मतलब ये कि बैंकिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत तेज़ गति से अग्रसर हुई और इस कार्य को अपने हाथों में लिया कि हम गाँव में ब्रांचेस खोलेंगे। इसके साथ साथ जमाएँ जो हैं वो बहुत बढ़ी। पहले लोग बैंक की तरफ जाना नहीं चाहते थे, पता नहीं बैंक डूब जाएगा, पता नहीं बैंक में हमारी राशि सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी। बैंकों के बारे में लोगों का भरोसा भी नहीं था। लोग ये मानते थे कि बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो पता नहीं कैसी संस्था है, क्या स्थिति है। परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे शाखाएं खुली, गाँव में इनका प्रचार प्रसार हुआ, तो इन विभिन्न प्रकार की शाखाओं में इनकी जो डिपॉजिट्स थी वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। जहाँ 1000 रुपये होने चाहिए थे वहाँ 10,000 से भी ऊपर की बात होने लग गई। जहाँ जमाओं की नामात्र स्थिति थी वहाँ अप्रत्याशित रूप से उनमें वृद्धि हुई और अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने के कारण से शाखाओं का विस्तार और तेज गति से हुआ और तेज गति से होने से लोगों का विश्वास और तेज गति से बढ़ा। तो देखने को ये मिलता है कि जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनमें शाखाओं का विस्तार भी हुआ, जमाओं में भी वृद्धि हुई। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में भी शाखाएं मजबूत हुई। फिर प्राथमिक जो क्षेत्र थे, जो उपेक्षित थे, जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था, उनकी तरफ भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज ने ध्यान देना शुरू कर दिया। यानी वो जो उपेक्षित क्षेत्र थे उनकी तरफ भी ऋण प्रदान करना, उनको साधन मुहैया कराना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, इस तरह के सारे कार्य करने लगे। साथ साथ निजी क्षेत्र के बैंकों को भी प्रोत्साहन दिया गया, उनको भी आगे बढ़ाया गया। कृषि जो अछूता था, कृषि कार्य जिसको लोनिंग करना, जिसके लिए खाद बीज के लिए पैसे देना या उधार देने का जो पहले ट्रेंड था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं कि भी ऐसा करना भी चाहिए, वो कार्य जो बिल्कुल जिनको ये कह सकते हैं छूट समझते थे कि इसके बारे में कुछ नहीं करना, वो भी बहुत तेज गति से बढ़ा। फिर लोगों का सामाजिक बैंकिंग स्थिति शुरू हुई। धीरे धीरे लोगों को समाज की तरफ बैंक जो है वो बढ़ा। फिर राष्ट्रीय जो ग्रामीण बैंक है उनकी स्थापना होने लग गई, चाहे नाबार्ड की स्थापना हो, चाहे दूसरे जो ग्रामीण बैंक हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से, जैसे हमारे यहाँ बड़ौदा ग्रामीण बैंक के नाम से है। पहले हमारे यहाँ जो सहकारी बैंक थे अलग अलग जिला वाइज, उन सब का ट्रेंड भी तेज गति से अग्रसर हुआ। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बैंकिंग इंडस्ट्रीज ने बहुत तेज़ गति से किया। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय बैंकिंग की जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ थी वो ओवरऑल इतनी उत्तम थी कि राष्ट्र के चहुमुखी विकास में बैंकिंग इंडस्ट्रीज का सहयोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रोल हो गया। और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल होने के कारण से लोगों की यूँ लगने लग गया कि हमारी दिनचर्या का हिस्सा बैंक भी है, बिना बैंक के हम काम नहीं कर सकते। और बिना बैंकिंग इंडस्ट्रीज के हमारे यहाँ न तो व्यापार के बारे में सोचा जा सकता है, न एग्रीकल्चर के बारे में सोचा जा सकता है, न इंडस्ट्रीज और कंपनी और कॉरपोरेशन के बारे में सोचा जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्रीज का जो रिसेंट ट्रेंड्स है वो बहुत ही उत्तम और अग्रसर है और इसके कारण से बैंकिंग इंडस्ट्रीज में तेजी से विकास हुआ।